न उदास हो न मलाल कर, किसी बात का न ख्याल कर। कई साल बाद मिले हैं हम, तेरे नाम आज की शाम है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। हिंदुस्तान ऐसा अनूठा देश है जहां सियासत और मौसम में बदलाव बहुत जल्दी देखने मिलता है। हर तीसरे चौथे महीने पर नया मौसम आ ही जाता है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में सियासी गर्माहट लगभग 2 बरसों के बाद महसूस हुई। अगस्त 2019 से मानो उदासीनता और उपेक्षा की बर्फीली चादर यहां पड़ी हुई थी और अब जाकर बर्फ पिघल रही है। इस नए मौसम में कौन से गुल खिलेंगे, कैसा नजारा देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बशीर बद्र साहब की ये पंक्तियां ही सही लगती हैं कि न उदास हो न मलाल कर, किसी बात का न ख्याल कर। जी हां, देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी कश्मीरी नेताओं से शायद यही चाहते हैं। उन्होंने खुद बढ़कर जम्मू कश्मीर के नेताओं से मुलाकात तय की, लेकिन वे यही चाहते होंगे कि इस मुलाकात के बाद पिछली बातों का कोई ख्याल न किया जाए। बस यही याद रखा जाए कि केंद्र ने एक शाम कश्मीरी नेताओं के नाम की। अच्छा है कि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलने के लिए वक्त निकाला, लेकिन इस मुलाकात से वहां की जनता को क्या हासिल होने वाला है, इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। जनता इस इंतजार में है कि उसके राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से कब मिलेगा, और केंद्र सरकार इस इंतजार में है कि कैसे उसे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिलेगा। सत्ता के कारण इस वक्त सरकार का पलड़ा भारी दिख रहा है और देखना यही है कि कश्मीर के नेता इस पलड़े को अपनी ओर कब झुकाते हैं। तो आज आईने में कश्मीर के राजनीतिक हालात का दीदार करेंगे और समझेंगे कि इस मुलाकात के पीछे की असल वजह क्या है। इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या शरद पवार वाकई मोदी जी के खिलाफ कोई नया मोर्चा खड़ा कर पाएंगे। देश की इन सियासी रणनीतियों में किसान खुद को कहां पाते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज आईने की नजर है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कश्मीर पर मोदी सरकार की नई सियासत को। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद से वहां की राजनीति अजीब अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने ले ही लिया था। इसके साथ ही उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर सत्ता की कमान भी अपने हाथ में ले ली थी। राज्य में एक ओर कर्फ्यू का लंबा दौर चला, इंटरनेट की पाबंदियों के कारण सूचनाओं के पहुंचने में मुश्किलें आईं और उस पर सितम ये कि लगभग सारे प्रमुख नेताओं को नजरबंद कर दिया ताकि न वे जनता के बीच जा सकें और न अपना पक्ष रख सकें। कानून व्यवस्था, शांति और विकास के नाम पर यह सारा राजनीतिक खेल रच दिया गया, जिसकी डोर मोदी सरकार के हाथ में थी। और अब उसी डोर को नए तरीके से नचाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक 24 जून को जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ आमने सामने बैठक की। एक बारगी ऐसा लगता है कि इस बैठक के साथ मोदी जी ने कश्मीर के अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है, लेकिन हकीकत इससे अलग हो सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बड़े बदलाव का फैसला मोदी जी ने लिया था, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी किरकिरी हुई थी। जम्मू कश्मीर बेशक हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन जैसे भारत में दूसरे देशों में हुई बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर टीका टिप्पणी होती है, वैसे ही मोदी जी के फैसले पर भी की गई। अपनी छवि को सुधारने के लिए ही मोदी सरकार ने विदेशी मेहमानों के एक दल को जम्मू कश्मीर भेजा था, मगर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बल्कि सवाल उठे कि जब अपने ही देश के नेताओं को कश्मीर जाने से रोका गया, तो विदेशी दल को वहां किस मकसद से ले जाया गया। पड़ोसी देश पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर पर उठाए गए हर कदम पर प्रतिक्रिया होती ही है और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी न किसी तरह जम्मू कश्मीर के मसले को उठाना चाहता है। इन सब पर रोक लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक और उनके साथ तस्वीर खिंचाने से बेहतर क्या रणनीति हो सकती थी। तो ऐसा लगता है कि मोदी जी ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की। एक तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारना और दूसरा जम्मू कश्मीर के नेताओं को इस फैसले में शामिल करना कि वहां विधानसभा चुनाव होने चाहिए। विधानसभा चुनावों में जीतकर भाजपा वहां बाकायदा अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐसा करना कठिन है। दिसंबर में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में जिस तरह गुपकार समूह के दलों ने जीत हासिल की, उससे यह पता चलता है कि भाजपा के लिए अभी राहें पहाड़ों जैसी कठिन ही हैं। जम्मू में तो भाजपा को बढ़त मिल जाती है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। इस कठिनाई के पहाड़ को समतल बनाने के लिए पहले परिसीमन करना होगा। 24 जून की बैठक के बाद परिसीमन
परिसीमन पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के नेता इससे पूरी तरह सहमत नहीं दिखते हैं। 24 जून की बैठक से पहले कश्मीर के मसले पर एक बड़ा सवाल था कि यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे शुरू हो सकती है। इसका जवाब एक ही हो सकता है कि निष्पक्ष चुनाव। राजनीतिक दल भी चुनाव चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार चुनावों से पहले परिसीमन करना चाहती है। पीएम मोदी ने अपने आवास पर जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि संसद में राज्य का दर्जा बहाल करने का जो वादा किया गया था, उसकी दिशा में परिसीमन की प्रक्रिया और शांतिपूर्ण चुनाव महत्वपूर्ण चरण हैं। आपको बता दें कि परिसीमन वो प्रक्रिया है जिसकी मदद से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को तय किया जाता है ताकि सभी नागरिकों को संसद और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे एक निश्चित अंतराल पर दोहराया जाता है ताकि जनसंख्या में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। जम्मू कश्मीर में आखिरी परिसीमन साल 1995 में हुआ था। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें हैं, जिनमें 37 सीटें जम्मू कश्मीर क्षेत्र में और 46 सीटें कश्मीर क्षेत्र में आती हैं। इसके साथ ही 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी आरक्षित हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 44 सीटों की जरूरत पड़ती है। जम्मू के लोगों के बीच ये एक असंतोष का विषय है कि साल 1947 के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने वाला शख्स कश्मीर से आता रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जम्मू के डोडा इलाके से आते हैं। जम्मू की हिंदू बहुल आबादी की इस दबी नाराजगी को भाजपा परिसीमन के जरिए हवा देना चाहती है। परिसीमन में अगर जम्मू के लिए सीटें बढ़ाई गईं और सीटों की संख्या 47 हो जाए तो भाजपा के लिए बहुमत हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। कश्मीर के नेताओं में यह संदेह अभी से पनप रहा है कि कश्मीर पर जम्मू का दबदबा बनेगा। परिसीमन के जरिए भाजपा के इरादों पर अभी से संदेह हो रहा है और संदेह इस बात का भी है कि क्या जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी हो पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे गुपकार समूह के नेताओं ने पहले यही ऐलान किया था कि वे 370 की वापसी चाहते हैं और राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दिलवाना चाहते हैं। लेकिन इस बैठक के बाद मोदी सरकार ने चर्चा को किसी और ट्रैक पर डाल दिया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इसे लेकर तंज भरा एक ट्वीट भी किया है। घोड़ा गाड़ी खींचता है, राज्य को चुनाव कराना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग के तहत कराए जाने वाले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। सरकार गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे क्यों चाहती है, ये अजीब है। तो वाकई ये बात अजीब है कि सरकार पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना चाहती है और बाद में राज्य का दर्जा देना चाहती है, जबकि राजनीतिक दल पहले राज्य का दर्जा चाहते हैं और बाद में चुनाव। सरकार जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया और विकास को पटरी पर लाने की बात तो करती है, लेकिन वो पटरी कैसे बिछेगी, इस पर सरकार की क्या योजना है, इसका खुलासा नहीं करती। नतीजा ये है कि कश्मीर पर कई सवाल अब भी अनसुलझे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने 24 जून की बैठक के बारे में कहा कि हमने 5 मुद्दे उठाए हैं। पहला ये कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। दूसरा, वहां चुनाव कराए जाएं। तीसरा, जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे वक्त से राज्य के डोमिसाइल के नियम रहे हैं। हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार को गारंटी देनी चाहिए कि जमीन एवं रोजगार को लेकर डोमिसाइल होगा। चौथा, कश्मीरी पंडित पिछले 3 दशक से बाहर हैं। ये जम्मू कश्मीर के हर नेता का मौलिक कर्तव्य है कि कश्मीर के पंडितों की वापसी हो। हमसे जो हो सकेगा हम उसमें मदद करेंगे। और 5वां मुद्दा, 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जिन राजनीतिक लोगों को बंदी बनाया गया था, उन सबको रिहा कर दिया जाना चाहिए। इन 5 मसलों में अभी केवल चुनाव पर चर्चा हो रही है, लेकिन बाकी मुद्दों पर सरकार ने कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं दिया है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता अनुच्छेद 370 की बहाली पर बात जरूर करते हैं, लेकिन कश्मीरी आवाम के बीच अभी इस बैठक के नतीजों को लेकर कोई खास उम्मीद नहीं जगी है। देखना होगा कि सरकार इस बार किस तरह जनता का विश्वास जीतने का दावा करती है। कश्मीर पर कोई साफ तस्वीर देश के सामने रखती है या यहां की राजनीतिक उलझन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वैसे देश के गैर भाजपाई दलों के बीच भी इस वक्त एक नई उलझन देखने को मिल रही है। उलझन इस बात की है कि अगले 3 सालों के भीतर कोई नया मोर्चा भाजपा के खिलाफ खड़ा हो पाएगा ताकि उसे चुनाव में टक्कर दे सके, और अगर ऐसा
कोई मोर्चा बनता है तो उसमें कांग्रेस शामिल होगी या नहीं, इस उलझन में रोज नई नई गुत्थियां सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। पिछले दिनों एनसीपी नेता शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, आरएलडी के जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी, सीपीआईएम के नीलोत्पल बसु, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, सीपीआई के विनय विश्वम, जस्टिस एपी शाह, गीतकार जावेद अख्तर, पूर्व राजदूत केसी सिंह, वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस जैसे कई लोग शामिल हुए। समाज की प्रमुख शख्सियतों के अलावा इतने सारे गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई नेताओं के जुटने से यही संदेश गया कि शरद पवार किसी तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से उनकी बार बार मुलाकातों से भी इन अटकलों को बल मिला, लेकिन बैठक पर एनसीपी नेता मजीद मेनन ने कहा कि ये बैठक भले ही शरद पवार के घर पर हुई थी, लेकिन बैठक उन्होंने नहीं बुलाई थी। ये बैठक यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी। ये बात कही जा रही थी कि ये तीसरे मोर्चे की बैठक थी, लेकिन ये सच नहीं है। हमने समान विचार वाले सभी लोगों को बुलाया था, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया था। तो इस तरह पहले इस बैठक के पीछे किसी राजनीतिक प्रयोजन से इनकार किया गया, लेकिन अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए किसी वैकल्पिक मोर्चे के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि ऐसे मोर्चे के लिए कांग्रेस को नहीं छोड़ा जा सकता है। उनके इस बयान से ये संकेत तो मिल रहे हैं कि भाजपा के मुकाबले एक नया मोर्चा तैयार करने की कोशिशें हो रही हैं, और ऐसी किसी भी कोशिश में कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी जैसे नेता कांग्रेस के नेतृत्व को मंजूर करेंगे, क्योंकि अभी भाजपा को मात देकर ममता बनर्जी ने अपना कद काफी बढ़ा लिया है। ममता खुद कई मौकों पर बीजेपी के खिलाफ एक साझा मंच बनाने की बात कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने सोनिया गांधी समेत कई पार्टियों को एक 3 पन्नों का पत्र लिखा था, जिसमें एक फेडरल फ्रंट बनाने की बात की गई थी। ममता बनर्जी के अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख चंद्रशेखर राव भी फेडरल फ्रंट बनाने की दिशा में काम कर चुके हैं। तो तीसरे मोर्चे जैसी कवायद अतीत में भी हो चुकी है, और इसके लिए एक सक्षम नेतृत्व के साथ भारी भरकम संसाधन की जरूरत भी पड़ती है। प्रशांत किशोर भले चुनाव की अच्छी रणनीतियां बनाते हों, लेकिन तीसरा मोर्चा जैसे बड़े काम को अंजाम देने के लिए क्या वो सफल हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त शरद पवार ऐसे नेता दिखते हैं जिनका नेतृत्व अधिकतर लोगों को मंजूर हो सकता है। जिस तरह की भूमिका 90 के दशक में हरिकिशन सिंह सुरजीत ने निभाई थी, वैसी ही अपेक्षा अब शरद पवार से की जा रही है। सुरजीत ने लालू यादव, मुलायम सिंह यादव को एक साथ लाने का काम किया था, तो क्या शरद पवार कांग्रेस के साथ टीएमसी और वाम दलों को एक बैनर तले ला पाएंगे? 90 के दशक की रणनीति, राजनीति और राजनीतिक मूल्यों के आज की रणनीति या राजनीति काफी अलग हो चुकी है। इस अलग और कठिन वक्त में ही नेतृत्व की असली परीक्षा होगी। वैसे आज के हालात बता रहे हैं कि इस परीक्षा में किसान अहम भूमिका निभा सकते हैं। आइए जरा इसे भी देखें। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हुए, और इस दिन किसानों ने कई जगह राजभवनों का घेराव किया। पिछले महीने किसानों ने काला दिवस मनाया। इस बार खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया। जब देश का किसान खेती के साथ साथ लोकतंत्र बचाने की बात करे, तो समझ लेना चाहिए कि देश की लहलहाती फसल में कहीं खरपतवार उग आई है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब भाजपा को सत्ता से दूर रखने की मुहिम से जुड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में किसानों ने भाजपा को वोट न देने की अपील की। फिर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में किसान आंदोलन के कारण भाजपा को हार देखने को मिली, और अब उत्तर प्रदेश चुनाव में किसानों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चरहुनी ने कहा है कि केंद्र सरकार अभी भी नहीं जागी, तो आगामी यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए, तो पश्चिम बंगाल की तरह यूपी और उत्तराखंड के चुनावों में भी किसान संगठन बीजेपी को हराने के लिए अपील करेंगे। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक, व्यापारी वर्ग और मजदूरों का भी है। तो उत्तर प्रदेश के कई भाजपा नेता भी दबी जबान में ये स्वीकार करते हैं कि किसानों की नाराजगी का खामियाजा पंचायत चुनाव में देखने को मिला है, और आगे भी इसका नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद जैसे दल अपने जनाधार को नए सिरे से मजबूत करने के लिए किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्य में कौन किसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये नजर आ रहा है कि कश्मीर से लेकर किसानों के मुद्दे तक भाजपा लोगों
लोगों का भरोसा जीतने में नाकामयाब रही है। बिना भरोसे की सरकार अच्छे दिन कैसे लाएगी, ये बड़ा सवाल है। खैर, शायर अजहर फराग ने ठीक ही फरमाया है कि दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। तालों की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।